नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। नोएडा एयरपोर्ट का फर्जी वीडियो शेयर करने पर यूट्यूबर पर मुकदमा, वीडियो की जांच कर रही है पुलिस। नोएडा एयरपोर्ट का फर्जी वीडियो शेयर करने पर पुलिस ने एक यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जेवर एयरपोर्ट का फर्जी वीडियो चलने वाले यूट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी इंचार्ज की शिकायत के बाद जेवर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार सच बोलो नाम के फेसबुक अकाउंट से 14 अगस्त को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ा एक भ्रामक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें एयरपोर्ट की घटनाओं को गलत तरीके से दिखाया गया था, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को पोस्ट का स्क्रीनशॉट और वीडियो लिंक भी दिया है। जेवर एयरपोर्ट पर तैनात शिफ्ट इंचार्ज मयंक कुमार की ओर से दी गई शिकायत में बताया गया कि फर्जी वीडियो और सूचना से यात्रियों और एयरपोर्ट से जुड़े हितधारकों के साथ आम आदमी भी भ्रम की स्थिति में पैदा हो सकती है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो और उसके स्रोत के बारे में जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में क्या दिखाया गया था? शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया था कि टर्मिनल बिल्डिंग से पार्किंग वाले रास्ते में जल भराव हो गया, यात्रियों को जल भराव के बीच निकलना पड़ा। इससे संबंधित और कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। विपक्ष ने इसी वीडियो को आधार बनाकर सरकार पर जमकर हमला बोला था। वहीं एयरपोर्ट प्रबंधन ने वायरल हो रहे वीडियो को फर्जी और भ्रामक बताया था। बिजनौर मुरादाबाद से फर्रुखाबाद कन्नौज तक नया एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल से वैश्य यूपी तक रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड तक कनेक्टिविटी। मुरादाबाद, फतेहगढ़ और कन्नौज को जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। इससे पश्चिमी यूपी, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बुंदेलखंड को कनेक्टिविटी इस लिंक एक्सप्रेस को मिलेगी। बिजनौर, मुरादाबाद, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, कन्नौज तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। मुरादाबाद से बदायूं और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ से होते हुए कन्नौज के सौरी तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे कुल लंबाई लगभग 270 किलोमीटर तक होगी। वहीं बिजनौर से मुरादाबाद के 4 लेन के हाईवे को अपग्रेड कर इससे जोड़ने पर यह 350 किलोमीटर लंबा हो जाएगा। मुरादाबाद फतेहगढ़ सौरी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के 270 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस कंट्रोल्ड 4 लेन कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण और निर्माण खर्च मिलाकर इसकी अनुमानित लागत 10 से 12 हजार करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसकी डीपीआर और यूपीडा की अंतिम वित्तीय मंजूरी के बाद ये आगे बढ़ेगा। यूपी में लोध समाज की कितनी है ताकत, कितनी सीटों पर असरदार? 2027 की बाजी पलटने के लिए अखिलेश ने लगाया दांव। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछने लगी हैं। सभी पार्टियां अपने कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर नए समीकरण साध रही हैं। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के सबसे मजबूत और वफादार लोध वोट बैंक में सेंधमारी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोध समाज की, जो यूपी की राजनीति में एक अलग स्थान रखता है। 403 विधानसभा सीटों में से 25 जिलों की लगभग 100 सीटों पर लोध समाज का सीधा प्रभाव है। तो क्या अखिलेश का ये दांव 2027 में उनकी सत्ता की चाबी साबित होगा? उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी से सियासी दांवपेच और शहमात का खेल शुरू हो गया है। सत्ता आने के लिए विपक्ष की छटपटाहट दिख रही है तो भाजपा हैट्रिक की तैयारी में है। सीएम योगी लगातार पसीने बहा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी कड़ी चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस हो या फिर छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी हो, सभी अपने वोट बैंक से आगे नए सामाजिक समीकरणों को साधने की जुगत में है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी चीफ ने आज उस समाज साधने की कोशिश की जो यूपी की सत्ता की दिशा और दशा तय करता है। अखिलेश यादव 2027 के यूपी महासमर को फतह करने के लिए लगातार अपने पीडीए फार्मूले का विस्तार कर रहे हैं। दरअसल रविवार को कासगंज में स्वतंत्रता सेनानी महारानी अवंतीबाई लोधी की जयंती पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने चुनावी वादा किया। यूपी के 78,000 राशन डीलरों को सीएम योगी की बड़ी सौगात, बड़ा लाभांश। अब प्रति क्विंटल मिलेंगे 125 रुपए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को प्रदेश के 78,000 से अधिक उचित दर विक्रेताओं को बड़ी सौगात देंगे। सरकार उनके लाभांश को 90 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल करने जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सिंगल स्टेट डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पास आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का भी शुभारंभ करेंगे। इससे राशन वितरण व्यवस्था में विक्रेताओं की प्रतिक्रिया सीधे डिजिटल माध्यम से लेने की नई व्यवस्था शुरू होगी। मुख्यमंत्री योगी सुबह 9:30 बजे लखनऊ स्थित लोक भवन सभागार में नई फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ करेंगे।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ खाद्य मंत्री मनोज कुमार पांडे समेत राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहेंगे। नई व्यवस्था सिंगल स्टेप डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े उचित दर विक्रेताओं के अनुभव और फीडबैक को ई-पॉस के माध्यम से दर्ज करने में मदद करेगी। हर साल महिलाओं को देंगे 40,000 रुपए, फिर शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन योजना। चुनाव से पहले अखिलेश यादव का ऐलान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने समाजवादी पेंशन योजना को दोबारा शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने घोषणा की है कि सपा सरकार बनने पर माताओं बहनों को सालाना 40,000 रुपए दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू करने और महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने की घोषणा की है। अखिलेश यादव ने यह घोषणा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा महिलाओं को 50,000 रुपए सहायता देने के प्रस्ताव पर विचार करने की जानकारी सामने आने के बाद की है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले भी महिलाओं को पेंशन दी थी, 500 रुपए महीना। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी पेंशन योजना फिर से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा, हमने अभी तय किया कि समाजवादी पेंशन योजना बढ़ाकर फिर से शुरू किया जाएगा और पिछले बार भी आपको गणित समझाया था हम लोगों ने, और 40,000 रुपए साल अपनी माताओं बहनों देने का काम होगा। सपा प्रमुख ने कहा कि 3,000 रुपए के हिसाब से 12 महीनों में 36,000 और इतने साल नहीं दिया, उसका ब्याज 4,000 रुपए तो कितना हुआ 40,000। उन्होंने कहा कि जब आप उद्योगपतियों का 10 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकते हैं, सरकार जनता का पैसा उद्योगपतियों को दे सकते हैं, वही पैसा बचाकर हम लोग अपनी माताओं बहनों को देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में छात्रों को वितरित किए लैपटॉप का जिक्र करते हुए कहा कि याद कीजिए जब छात्रों को लैपटॉप दिया था तो कितने का था, लैपटॉप 30,000 का था और कन्या विद्याधन दे रहे थे हम लोग, साथ ही 10वीं पास करने वाली छात्राओं की मदद भी कर रहे थे। अतीक का बेटा उमर क्या 2027 में लड़ेगा चुनाव, जानिए सीट से लेकर पार्टी तक का नाम। अतीक अहमद के बेटे के सियासी डेब्यू की चर्चा इन दिनों तेज है। अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान के जनाजे में उमड़ी भीड़ के बाद बड़े बेटे उमर के चुनावी मैदान में उतरने के कयास लगाए जाने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अपने पिता की परंपरागत सीट रही प्रयागराज पश्चिमी सीट से ही किस्मत आजमाएंगे या फिर कोई नई सीट होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रयागराज के चर्चित अतीक अहमद की मौत के बाद लगा था कि क्षेत्र से उनके परिवार का राजनीतिक बचत समाप्त होगा, लेकिन अभी भी उनके समर्थकों की पूरी फौज है। अतीक के 5 बेटों में से तीसरे बेटे असद की 2023 में मुठभेड़ में मौत और हाल ही में सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के बाद परिवार में 3 बेटे बचे हैं। प्रयागराज के राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि जेल में बंद उमर और अली आने वाले समय में अतीक की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जिस कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से कस्टडी पैरोल पर आए लखनऊ जेल में बंद बड़े बेटे उमर और झांसी जेल में बंद अली अहमद की गले मिलते हुए भावुक तस्वीरें सामने आईं। दोनों भाई अपनी अपनी जेल लौट चुके हैं, लेकिन जाने से पहले कई राजनीतिक कयास छोड़ गए हैं। कौन बनेगा राम मंदिर का नया सीईओ? 16 दावेदारों के बाद इन 3 नामों की सबसे ज्यादा चर्चा। यूपी में अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के चयन को लेकर तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। 16 अभ्यर्थियों के फेस टू फेस साक्षात्कार के बाद चयन समिति अब मेरिट के आधार पर 3 नामों का पैनल तैयार करने की प्रक्रिया में है। हालांकि यह सूची अभी तक ट्रस्ट को नहीं सौंपी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही चयन समिति 3 नामों को अंतिम रूप देकर ट्रस्ट के महासचिव को सौंपेगी। इसके बाद 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में सीईओ के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है। मंदिर से जुड़े सूत्रों के अनुसार 3 सदस्यीय चयन समिति साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, प्रशासनिक अनुभव और मंदिर की भावी व्यवस्थाओं को संभालने की क्षमता के आधार पर पैनल तैयार कर रही है। समिति की ओर से पैनल सौंपे जाने के बाद इसे ट्रस्ट की बैठक में रखा जाएगा। स्थायी सदस्यों के विचार विमर्श और सहमति के बाद सीईओ के नाम पर मुहर लगने की संभावना है। 2 सितंबर की बैठक कई महत्वपूर्ण विषयों के लिहाज से अहम होगी। इसमें मंदिर के प्रवक्ता की नियुक्ति और उसकी भूमिका से जुड़ी गाइडलाइन पर भी निर्णय लिया जा सकता है। सूत्रों की मिली जानकारी के अनुसार राज परिवार के सदस्य यतेंद्र मोहन मिश्र को न सिर्फ ट्रस्टी बनाया जाएगा, बल्कि उन्हें प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ना खेत जोतने की जरूरत, ना बीज बोने का खर्च,
बारिश में इस कांटेदार सब्जी से ग्रामीण कमा रहे मोटी रकम। बारिश का मौसम शुरू होते ही खेतों की बाढ़ और झाड़ियों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले ककोड़े अब ग्रामीण बाजारों में खास आकर्षण बने हुए हैं। हरे रंग और कांटेदार सतह वाली इस देसी मौसमी सब्जी की मांग बढ़ने से सीकर के बाजार में इसके भाव करीब 100 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। ग्रामीण परिवार और भील व घुमंतू जनजाति के लोग आसपास की बेलों से ककोड़े तोड़कर बाजार में बेच रहे हैं। खास बात यह है कि ककोड़े की खेती के लिए अलग से खेत तैयार करने या बीज लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश और नमी मिलते ही इसकी बेल खेतों की मेड़ों, बाढ़ और झाड़ियों में तेजी से फैलती है। ग्रामीणों के लिए ये सब्जी स्वाद के साथ बिना बड़े निवेश के अतिरिक्त कमाई का जरिया भी बन रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ताजा ककोड़े की सब्जी का स्वाद बारिश के मौसम में खास होता है और मांग बढ़ने से अच्छी गुणवत्ता के ककोड़े हाथों हाथ बिक रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।